जो कि बैक पेन से पीड़ित हैं, शियाटिका से पीड़ित हैं, स्लिप डिस्क से पीड़ित हैं। ऑपरेशन केवल 10% जगह जहाँ पे हड्डियाँ आगे पीछे खिसकी हुई है और जिन मरीजों को कोडा इक्विना सिंड्रोम, लेटरिन और पेशाब का फंक्शन जा चुका है, उन मरीजों के लिए अर्जेंट सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। तो इनका इंसिडेंस शियाटिका स्लिप डिस्क वाले मरीजों में लगभग 1% से भी कम होता है। तो आप में से 90% मरीजों की सर्जरी बच सकती है, 100% बच सकती है, ओपन सर्जरी बच सकती है इंटरवेंशनल प्रोसीजर और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स के माध्यम से। पर इसी के साथ मैं आपको कुछ 2-3 बातों की सलाह अवश्य देना चाहूँगा। जिसको स्लिप डिस्क शियाटिका हो चुका है वो जानकारी ज़रूर इंटरनेट के माध्यम से लें, पर इलाज के लिए जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से संपर्क करना आवश्यक है क्योंकि वो आपकी कुछ चीज़ें जो कि रीजनरेट नहीं कर सकती। अगर मरीज माइलोपैथी में जा रहा है, मरीज को कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसमें तुरंत इंटरवीन करना आवश्यक है, वो पता कर सकता है फिजिशियन एग्जामिनेशन के माध्यम से। डिजीज़ का क्वांटिफिकेशन कर सकता है, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एडवाइस कर सकता है अगर ज़रूरी है तो, और उन चीज़ों के हिसाब से आपको प्रोग्नोस्टिकेट कर सकता है कि भाई आप कितने समय में ठीक होने वाले हैं, आपको कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी, आपको कोई प्रोसीजर की ज़रूरत होगी, आप कितने समय तक दवाई खा सकते हैं। तो इन सलाह के साथ आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और कुछ प्रिकॉशंस अपने को जीवन में बहुत अच्छे से फॉलो करना है, जिनको आप लिख लें कि आपको काफ़ी लंबे समय तक आगे नहीं झुकना है, ज़मीन पे नीचे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, भारी सामान नहीं उठाना है, ग्रेजुअल मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में जाना है। बैक मसल स्ट्रेंथफुल होगी तो ही आपके बार बार के स्लिप डिस्क बचेंगे। एक बार स्लिप डिस्क के उपचार से जीवन भर का लाभ हो जाए ऐसा मुश्किल है, क्योंकि स्लिप डिस्क एक अकेली नहीं है कि L4-5 या L5-S1 स्लिप डिस्क स्लिप हुई है, उसके ऊपर भी लंबर एरिया में और डिस्क है, सर्वाइकल एरिया में डिस्क है। अगर कोई एक डिस्क स्लिप हुई है तो आप उसका ट्रीटमेंट लेने के बाद अपना जीवन शैली में बदलाव और व्यायाम, नियमित व्यायाम नियम से करें। इसके बाद इसमें जो संभव इलाज हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कैसे इसमें आपको बिना ऑपरेशन के, बिना ओपन सर्जरी के लाभ पहुँचा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझना पड़ेगी कि स्लिप डिस्क एग्जैक्टली कहाँ से हो रही है। स्लिप डिस्क हो रही है इस जगह पे, ये L3-4 रीजन है, ये सारा लंबर स्पाइन है, कमर का हिस्सा है, इसको हम चारों तरफ से गोल घुमा के देख रहे हैं। इसमें ये पीछे वाला हिस्सा है हड्डी का, और ये साइड वाला हिस्सा है छेद का, इसको फोरामेन बोलते हैं। ये फोरामेन से नर्व रूट्स निकलती हैं। गादी यहाँ खिसकती है तो पैरों में दर्द जाता है, इसके अंदर खिसकती है तो कमर में और पैरों में दोनों जगह दर्द जा सकता है। गादी की खिसकने की लोकेशन पे दर्द का प्रकार निर्भर करता है। अभी जो दूरबीन वाली सर्जरी, तो दूरबीन डायरेक्ट यहाँ जाता है, ये सारे बोनी स्ट्रक्चर्स को बचा देता है जिनको कि काटने की आवश्यकता नहीं होती, जिससे अपनी मोर्बिडिटी कम होती है। एक सुई के माध्यम से दूरबीन यहाँ जाता है, 1 सेंटीमीटर से भी छोटा दूरबीन होता है, वो दूरबीन यहाँ जाके स्लिप डिस्क का फंसा हुआ टुकड़ा निकाल के लाता है, जिससे मरीज की ये वाली नस फ्री होती है और कमर का दर्द और पैरों का दर्द ठीक होता है। इसी तरह से दूरबीन यहाँ पे पीछे की झिल्ली निकाल के आता है, जिससे मरीज को जो चलने में समस्याएं होती है वो ठीक होती है। और दूरबीन की ज़रूरत भी सभी मरीजों को नहीं होती। अधिकतर रेडिकुलोपैथी वाले पेशेंट जिनको कमर का दर्द पैरों में जा रहा है, वो मरीज या तो दवाइयों से या फिर इंटरवेंशंस के माध्यम से ठीक होते हैं। इंटरवेंशंस बड़े सिंपल प्रोसीजर्स होते हैं। जिस जगह हम नस बता रहे हैं, इस नस के ऊपर अगर दबाव है, सूजन है, तो यहाँ पे निडल के द्वारा दवा पहुँचाई जाती है, जो दवा हम मशीन में देख के पहुँचाते हैं। और दवा पहुँचने के बाद मरीज को तुरंत आराम पता चलता है और धीरे 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 उसको वापस पूरा आराम आ जाता है, लगभग 8-10 दिन के अंदर में। जो भी हम एक्सपेक्टेशन मरीज के कंप्रेशन के हिसाब से बताते हैं, उतना रिलीफ मरीज को होता है। मरीज इस प्रोसीजर्स के बाद काफ़ी हैप्पी होते हैं प्रेडिक्टेड मैनर में। इन प्रोसीजर्स से कोई सर्जरी के हिसाब से अगर अपन इनको कंपेयर करें तो इन प्रोसीजर से कोई मेजर नुकसान हमारी नज़र में नहीं है, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन इन प्रोसीजर का नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर गाइडेड हैं। दवा डाल के हम पता करते हैं कि हम कोई वेसल में नहीं है, हम कोई इंट्राथिकल स्पेस में नहीं है, हम न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में ही है। जिन स्ट्रक्चर्स को हमें ब्लॉक करना है, जिन स्ट्रक्चर्स की हमें स्वेलिंग रिड्यूस करना है, हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के आसपास हैं, तभी हम वहाँ पर दवा डालते हैं। और जो दवाइयाँ उपयोग करते हैं वो लोकल एनेस्थेटिक्स और नॉर्मल लॉन्ग एक्टिंग ट्राइमसिनोलोन और डेक्सामेथासोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन टाइप की दवाइयाँ होती हैं। ये दवाइयाँ असर करने में थोड़ा समय लगाती है और काफ़ी लंबे समय तक एक्टिव होती हैं। तो जो आपका इनिशियल डिजीज साइकिल का 2-3 महीने का पीरियड होता है लगभग, वो ये कवर करती हैं। बाकी चीज़ें आपकी
मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ में और आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में इम्प्रूव होती हैं। जनरली ये प्रोसीजर्स रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार मरीजों का सवाल होता है कि अब ये एक बार आपने इंटरवेंशन किया, इंजेक्शन किया, तो बार बार कितनी बार लगाना पड़ेगा। तो हमारी नज़र में ये प्रोसीजर केवल एक बार का है। कुछ मरीज़ होते हैं, मान लीजिए कि 100 में से कुछ 5 मरीज़ जिनको ये दर्द इंजेक्शन के बाद भी अगर दोबारा आता है तो उनके लिए दूरबीन द्वारा, एंडोस्कोपी द्वारा उस टुकड़े को निकालने का ऑप्शन होता है। तो यह कमर दर्द के लिए एक ब्रॉड मैनेजमेंट है। बाकी अगर इसमें आगे बात की जाए तो वर्टिब्रल फ्रैक्चर और इन्फेक्शन एक और कारण है जिसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। अगर ये वर्टिब्रल फ्रैक्चर होते हैं, कई बार ये ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं। माहवारी ख़त्म होने के बाद महिलाओं की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, तो अधिकतर महिलाओं में कई बार ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, वर्टिब्रल वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं, जिसमें ये दोनों हड्डियाँ कंपैरेटिवली इस ऊंचाई से ज़्यादा पास आ जाती है। उस स्थिति में सीमेंट भरकर एक डे केयर प्रोसीजर द्वारा इन हड्डियों को जोड़ा जा सकता है और मरीज को अगले दिन घर पहुंचाया जा सकता है। अन्यथा मरीज को 21 दिन कम से कम बेड पे आराम करने की आवश्यकता होती है। तो ये प्रोलॉन्ग रेस्ट, बेड रेस्ट से बचा जा सकता है, आगे होने वाले न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है इसके द्वारा। आखिरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि स्पाइन का इन्फेक्शन भी हमें कई बार रूल आउट करना पड़ता है। मरीज को अगर शाम को हरारत सी रहती है, भूख कम लग रही है, वजन कम हो रहा है, तो स्पाइन इन्फेक्शन की संभावना ऐसे मरीजों में होती है, जो कि ब्लड इन्फेक्शन से रूल आउट की जाती है। और साथ में एमआरआई में कई क्लीन साइंस के द्वारा पता चलता है कि मरीज को कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर इन्फेक्शन होता है तो आज के समय में रिकमेंडेड है कि उस जगह की बायोप्सी की जाए, सीटी गाइडेड हो या फ्लोरोस्कोपी गाइडेड हो। बायोप्सी करके जो आइडेंटिफाइड बैक्टीरिया होता है उसके अगेंस्ट टारगेटेड दवाई दी जाए, उनका कल्चर सेंसिटिविटी किया जाए। तो ये सब सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं और हम इस तरह की सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं।